क्या किया था हम लोग पिछली क्लास में? पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहली चीजें जो हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। और इस नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय इसका हम लोग कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या क्या देखा था मैंने? सबसे पहले चीज बताई थी कि जॉन सुल्विन के बारे में। जो ब्रिटिश अधिकारी जॉन सुल्विन थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया था, क्या स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारी शासन व्यवस्था, हमारी मतलब ब्रिटिश सरकार की, हमारी शासन व्यवस्था उस स्पंज के जैसे है जो गंगा नदी किनारे से सब कुछ सोखती है और टेम्स नदी किनारे निचोड़ देती है। तो गंगा नदी का मतलब क्या था इनका? कलकत्ता से, और टेम्स नदी मतलब लंदन से। यानी भारत का सारा धन हम कैसे उठाते हैं कलकत्ता से और कैसे उसको लंदन भेज देते हैं। तो जॉन सुल्विन की ये बातें हमारे उस वक्त के वयोवृद्ध पुरुष, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को खराब लगी। तो फिर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि 1867-68 ईस्वी में, 1867-68 ईस्वी में उन्होंने देश के राष्ट्रीय आय को बताया। उन्होंने जो देश के राष्ट्रीय आय को बताया, वो जिस पुस्तक में, जिस थ्योरी को प्रेजेंट किया था, उस पुस्तक थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत की, उस सिद्धांत का नाम क्या था? उसका नाम था थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत। इसमें उन्होंने देश की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, उसे ब्रिटिश सरकार ने तो प्रेजेंट करने को नहीं कहा था, पर चूंकि हमारे देश तो आजाद हुई नहीं थी, तो वट एवर रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय दादा भाई नौरोजी रिगार्डिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द इनफॉर्मल रिपोर्ट ऑफ द दादा भाई नौरोजी। तो जो भी इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया वो क्या था? एक अनौपचारिक रिपोर्ट थी। ऐसा नहीं था कि दादा भाई नौरोजी के बाद किसी और ने प्रेजेंट नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंट किया, पर वो उतने लाइमलाइट में नहीं आ पाए जितना कि दादा भाई नौरोजी लाइमलाइट में है। तो दादा भाई नौरोजी के बाद हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, एक की जो दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी के बाद फिर 1931-32 में, 1931-32 में VKRV, पूरा नाम था डॉक्टर VKRV राव। ठीक है, नाम इस लगता है कि साउथ इंडियन होंगे, तो जब छोटा नाम इतना लंबा है तो पता नहीं बड़ा नाम कितना लंबा हो, वो मुझसे पूछिएगा नहीं। तो डॉक्टर VKRV राव was the first economics who presented the national income of the country on a scientific way। इन्होंने क्या किया? साइंटिफिक तरीके से राष्ट्रीय आय को प्रेजेंट किया। और इनके अनुसार देश का राष्ट्रीय आय उस वक्त कितना था? कितना था? 220 रुपीज। क्या सही है? नो। उन्होंने कहा कि जो प्रति व्यक्ति आय थे 220 रुपये, और जो नेशनल इनकम था राष्ट्रीय आय, वो 8,635 करोड़ रुपये थे। VKRV राव के द्वारा प्रेजेंट किया गया। और ये दोनों के दोनों रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए गए वो औपचारिक रिपोर्ट, अनौपचारिक रिपोर्ट थी, क्योंकि इसको सरकार ने प्रेजेंट करने को नहीं कहा था। तो फिर किसी ने तो औपचारिक रिपोर्ट प्रेजेंट की होगी। तो 19 आगे चलकर के लोग देखते हैं कि 1949 में, अभी सारा लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। 1949 में एक कमिटी सेटअप होती है, और उस कमिटी का नाम होता है नेशनल इनकम कमिटी। नेशनल इनकम कमिटी यानी कि राष्ट्रीय आय समिति। ये जो नेशनल इनकम कमिटी राष्ट्रीय आय समिति है, इसके जो चेयरमैन थे वो थे PC महालनोबिस। कौन थे ये? PC महालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की और उस रिपोर्ट में कहा कि देश में, इन्होंने कहा कि मैंने तो अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर दिया, मैंने राष्ट्रीय आय बता दिए, लेकिन हर एक साल राष्ट्रीय आय को कौन बताएगा? कोई तो होना चाहिए जो हर एक साल क्या कर सके? राष्ट्रीय आय को बता सके। तो जो राष्ट्रीय आय को बताया, उस राष्ट्रीय आय को बताने के लिए कोई तो संस्था होनी चाहिए।
तो प्रकाश चंद्र प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय समिति गठन की गई, इसी के सिफारिश पर 2 मई 1951 को सीएसओ का यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। इन्हीं की सिफारिश पे सीएसओ आया था। और सीएसओ जिसे हम लोग कहते थे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ। वो भी सीएसओ, ये भी सीएसओ। अंतर क्या था? ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके ऑफिस कर दिया। और फिर 2019 में इस सीएसओ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? 2019 में इसका नाम कर दिया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सीएसओ कह ले या इसको एनएसओ कह ले, ये किसके दायरे में आती है? तो सीएसओ और यू कैन ऑल्सो से द एनएसओ, अब तो एनएसओ हो गया, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ये आती है। अब whatever report is present by the NSO regarding the national income of the country every year, this report is also known as the NAS, National Accounting Statistics. NSO राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, NSO हर एक साल देश के राष्ट्रीय आय के संबंध में जो भी रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं NAS, नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स। इस रिपोर्ट का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग कहते हैं व्हाइट पेपर। से क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर, श्वेत दस्तावेज भी जानते हैं। क्लियर है? एक एक करके सारा लिखते जाएंगे, हेडिंग देके सिर्फ छोड़े होंगे, है ना? तो लिखेंगे ना, पहले लिख लेंगे 1867-68, 1867-68 लिख करके डैश देंगे, 1867-68 लिख कर डैश देंगे। एटीन 67-68 लिखकर डैश देंगे, 1867-68 लिखेंगे ना। वर्ष 1867-68 ईस्वी में, वर्ष 1867-68 ईस्वी में भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने, भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने, भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने देश में पहली बार अपनी पुस्तक पॉवर्टी, किताब का नाम इंग्लिश में इसलिए इंग्लिश में लिखेंगे, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश UN पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय, भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपये बताए, भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपये बताए। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वह अनौपचारिक रिपोर्ट थी, वह अनौपचारिक रिपोर्ट थी। इंग्लिश में लिखेंगे जिनको लिखना होगा ना। इन द ईयर 1867-68
In the year 1867-68, the grand old man of India, Dadabhai Naorozi, the grand old man of India, Dadabhai Naorozi, in the year 1867-68, the grand old man of India, Dadabhai Naorozi, in his book, Poverty and Un-British Rule in India, in his book, Poverty and Un-British Rule in India, presented the theory of drain wealth, धन के निष्कासन का सिद्धांत. In this theory, Dadabhai Naorozi also presented 20 rupees per capita income of the country. 20 rupees per capita income of the country. 20 rupees per capita income of the country. अगला लिखेंगे नेक्स्ट नाउ 1931-32 लिख करके डैश देंगे. 1931-32 लिख करके डैश देंगे. लिखेंगे वर्ष 1931-32 ईस्वी में, वर्ष 1931-32 ईस्वी में, वर्ष 1931-32 ईस्वी में अर्थशास्त्री V.K.R.V. राव, अर्थशास्त्री डॉक्टर V.K.R.V. राव, डॉक्टर V.K.R.V. राव ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से देश के प्रति व्यक्ति आय के बारे में बतलाया, जो कितना था, जो 220, नहीं ये गलत था, ये इसका नहीं होगा, ये जो 62 रुपये थे वो उसका होगा, जो 62 रुपये थे, इंग्लिश में लिख लेंगे ना, 62 रुपीज लिख लिए, छूट गया, वो 62 रुपये थे, इंग्लिश में लिखेंगे. इन द ईयर 1931-32 फर्स्ट टाइम, इन द ईयर 1931-32 फर्स्ट टाइम द इकोनॉमिक्स डॉक्टर V.K.R.V. राव, presented the per capita income of country, which was 62 rupees, which was कितना था, 62 rupees. Whatever report was presented by Dr. V.K.R.V. Rao, was also informal report. हिंदी में लिख लेंगे, लाइन छूट गया हिंदी में. डॉक्टर V.K.R.V. राव ने राष्ट्रीय आय से संबंधित, जो रिपोर्ट प्रकाशित किए वह एक अनौपचारिक रिपोर्ट थी. अगला लिख लेंगे नेक्स्ट. अब 1949 लिख करके डैश देंगे, 1949 लिख करके डैश देंगे, 1949 लिख करके डैश देंगे. ना लिखेंगे
वर्ष 1949 ईस्वी में वर्ष 1949 ईस्वी में वर्ष 1949 ईस्वी में देश की आजादी के बाद 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 प्रशांत चंद्र महाल लॉबिस की अध्यक्षता में 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 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश की प्रति व्यक्ति आय इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश की प्रति व्यक्ति आय 220 रुपये और राष्ट्रीय आय 8,635 करोड़ रुपए बतलाए और राष्ट्रीय आय 8,635 करोड़ रुपए बतलाए। 8635 करोड़ रुपीस बतलाए। लिख लेंगे, यह रिपोर्ट देश की पहली औपचारिक रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देश की पहली औपचारिक रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देश की पहली औपचारिक रिपोर्ट थी। इंग्लिश में लिखेंगे, इन द ईयर 1949 in the year 1949 under the chairmanship of Prashant Chandra Mahalanobis, that is PC Mahalanobis, under the chairmanship of Prashant Chandra Mahalanobis, that is PC Mahalanobis, National Income Committee was set up. 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 Who? National Income Committee was set up. Who told that the per capita income of country was 220 rupees, whereas the national income was 8635 crore rupees. National income was 8635 crore rupees. It was the first formal report. It was the first formal report of the government of India. It was the first formal report of the government of India. ये भारत सरकार की पहली आधिकारिक रिपोर्ट थी। इसके पहले आज तक जो भी रिपोर्ट आया वो कोई भी ऑफिशियल नहीं था राष्ट्रीय आय से संबंधित। अगला लिखेंगे, CSO लिख करके डैश देंगे। CSO लिख लेंगे, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर 2 मई 1951 ईस्वी को 2 मई 1951 ईस्वी को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय के बारे में बतलाना था। जिसका मुख्य उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय के बारे में बतलाना था।
देश के राष्ट्रीय आय के बारे में बतलाना था। आगे चलकर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। 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 किंतु मई 2019 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नाम पुनः बदलकर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कर दिया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कर दिया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कर दिया, जो प्रत्येक वर्ष देश की राष्ट्रीय आय, का निर्धारण करती है। जो प्रत्येक वर्ष देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करती है। देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाद में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लिखवाया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बाद में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कर दिया गया। यह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन, यह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आती है। कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आती है। क्या लिखे? अधीन आती है। लिखेंगे एनएसओ का, शॉर्ट में उसको एनएसओ कहते हैं ना, एनएसओ का सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ का सांख्यिकी कार्यालय कोलकाता में अवस्थित है। कोलकाता में अवस्थित है। किंतु इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। किंतु इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, उस रिपोर्ट को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ब्रैकेट में कर लेंगे शॉर्ट में एनएएस, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ब्रैकेट में कर लेंगे शॉर्ट में एनएएस, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहा जाता है। इसे श्वेत पत्र के नाम से भी, इसे श्वेत पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे श्वेत पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में लिख लेंगे, CSO लिख करके डैश देंगे,
लिखेंगे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन was set up. Central Statistical Organization was set up on the dated. Central Statistical Organization was set up on the dated 2 May, 1951. On the dated 2 May 1951. Central Statistical Organization was set up on the dated 2 May 1951. On the recommendation of National Income Committee. On the recommendation of National Income Committee. Later, Central Statistical Organization name was changed. Later, Central Statistical Organization name was changed with the name of इसको Central Statistical Office, with the name of Central Statistical Office. And further in the year May 2019, its name was changed as a central, not central, as the National Statistical Office, NSO, which comes under Ministry of Statistics, क्या लिखे? Yes, please. अच्छा, इंग्लिश में तो आप लोग नहीं, which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. NSO publishes the report. Every year. Regarding national income of the country. NSO publishes the report every year regarding the national income of the country with the name of नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स. जो रिपोर्ट ये जारी करती है उस रिपोर्ट का नाम क्या है? NAS. इसका नाम चेंज हो रहा, क्या हो गया? NSO. कब? 2019. ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती है किससे रिलेटेड? राष्ट्रीय आय से. उसको क्या कहते हैं हम लोग? NAS. विद द नेम ऑफ रिपोर्ट NAS, नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट पेपर. इसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट पेपर. is also called white paper. The industrial wing office of NAS, the industrial wing office of NAS is situated in Kolkata, whereas its headquarter is situated in New Delhi. New Delhi. उसी में लिख लेंगे NSO is responsible to publish the report. NSO is responsible to publish the report related to the national income every year in the country. ठीक है, यहां तक समझ गए सारे लोग कि राष्ट्रीय आय क्या है, हम वो समझ गए. राष्ट्रीय आय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो समझ गए. तो आपके सिलेबस में कहता है कि जो राष्ट्रीय आय है उसके निकालने की विधि, द मेथड्स फॉर द अकाउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम. तो हम लोग आएंगे अब नया पे टॉपिक पे आएंगे. नेशनल इनकम ही कर रहे हैं, चैप्टर तो वही है. तो टॉपिक आ जाएंगे नई टॉपिक. राष्ट्रीय आय के मापने के
या लेखांकन की विधि। तो हेडिंग देंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की मापन की विधि, राष्ट्रीय आय की मापन ऑब्लिक लेखांकन भी कर सकते हैं, लेखांकन की विधि। इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग, नाउ द मेजरमेंट or accounting, the measurement or accounting of the national income। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को जो मापने की कितनी विधि है, कौन कौन सा विधि बताएंगे? पहली चीज है, हम लोग कहते हैं उत्पादन विधि, उत्पादन विधि बरोबर छे। प्रोडक्शन मेथड, दूसरा क्या है? आय विधि, इनकम मेथड, और तीसरा क्या है हमारा? व्यय विधि। तो बताइए क्या होता है उत्पादन विधि? व्हाट इज प्रोडक्शन मेथड? बोलिए। व्यय विधि क्या होता है? इनकम, सॉरी, उत्पादन विधि क्या होता है? बोलिए, मैं सुन रहा हूं। उत्पादन विधि को दूसरा नाम? यस प्लीज। उत्पादन विधि का दूसरा नाम? इसको हम लोग कहते हैं सकल मूल्य संवर्धन विधि। क्या कहते हैं इसको? सकल मूल्य संवर्धन विधि, सकल मूल्य संवर्धन विधि। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, शॉर्ट में कहते हैं इसको जीवीए विधि, जीवीए। बताइए क्या होता है उत्पादन विधि? एनीवन? आप सारे लोग, सुधा, चंचल, लखन, एनीवन, एनी, बताएंगे व्हाट इज प्रोडक्शन मेथड? उत्पादन विधि क्या है? व्हाट इज कॉल्ड अ ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड्स? इसे जीवीए मेथड क्यों कहा जाता है? बताइए, कम ऑन। एनीवन? यस प्लीज। उत्पादन विधि है क्या चीज? इसको जीवीए विधि, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड क्यों कहते हैं? सही है। ठीक है, बारीकी समझेंगे जो बताने जा रहा हूं, एकदम बारीकी समझेंगे। अभी आपके माइंड में जितने भी है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो रियल में भारत सरकार वही काम करती है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आप लोग को। बारीकी समझिएगा। हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन मेथड यानी कि उत्पादन विधि। हम लोग इसे कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि।
ध्यान देंगे। मान लिया, एकदम बारीकी से ध्यान देंगे, नहीं देंगे तो पूछेंगे, बहुत इसमें किचपिच है। मान लिया ये एक धरती है, ये अर्थ है, ये क्या है, एक अर्थ है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर जितने भी माइंस और मिनरल्स है, क्या ये मैन मेड है या नेचुरल है? ये नेचुरल है। तो पृथ्वी के अंदर जो भी, मान लिया कि पृथ्वी के अंदर जो भी माइंस है वो नेचुरल है, इसको हमने तो नहीं बनाया। तो जब इसे हमने नहीं बनाया, मान लिया सपोज दैट ये पृथ्वी के अंदर कौन सा माइंस है, कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया ये आयरन ऑर्स है, लौह अयस्क है, आयरन ऑर्स यानी ये लौह अयस्क है। इस लौह अयस्क पे आपको कोई कॉस्ट लगा क्या बनाने में? इसको आपको कोई कॉस्ट नहीं लगा, आपका टोटल कॉस्ट लगा 0 रुपीज। लेकिन इस आयरन और से, इस लौह अयस्क से मान लिया जाए कि हम अगर इस्पात बनाते हैं, सपोज दैट ये इस्पात है यानी स्टील है, ध्यान समझते जाइएगा, ये स्टील है, ये इस्पात है। आयरन और से इस्पात को, लौह अयस्क को बनाने में मान लिया 1 लाख रुपए लग गए। कितना लगा? 1 लाख रुपीज लग गए। इस इस्पात से ये इस्पात बना और फिर इससे हमने क्या किया, एक इंजन बनाया। क्या बनाया? एक इंजन बनाया। सपोज दैट ये हमने क्या किया, इंजन बनाया। इस इंजन को बनाने में जो कॉस्ट आए वो कॉस्ट आया 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज। तो जमीन के अंदर जो लौह अयस्क है उसको बनाने में आपको तो कोई कॉस्ट नहीं लगा, तो गॉड गिफ्टेड है। पर स्टील तो भगवान बना के नहीं भेजा, इस्पात उसे आपने बनाया, उसको कितने लगे कॉस्ट? जो इंजन बने, अगर इस्पात नहीं होगा तो इंजन नहीं बनेगा। इस्पात बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए क्या चाहिए? इस्पात। इस्पात बनाने के लिए क्या चाहिए? लौह अयस्क। और मान लिया इस इंजन को हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया। इस इंजन से हमने क्या किया, एक ट्रैक्टर बना दिया। मान लिया इससे हमने क्या किया, एक ट्रैक्टर बना दिया। और इसको बनाने में टोटल 10 लाख रुपये लग गए, 10 लाख रुपीज लग गए। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा? टोटल कॉस्ट कितना लगा? 0 + 1 + 5 + 10 = 16 लाख, है ना? लेकिन हमारा इनमें फाइनल गुड्स क्या बना? अंतिम वस्तु। यानी यहां से लेकर के, अगर हम लोग कहें कि आयरन और लौह अयस्क से लेकर के इंजन तक का जो भी गुड्स है वो सबके सब क्या कहलाया? मध्यवर्ती वस्तु। यही कहलाया ना, ये सबके सब कहलाए मध्यवर्ती वस्तु, यानी ये कहलाया हमारा इंटरमीडिएटरी गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु। और ये जो ट्रैक्टर बना, ये ट्रैक्टर हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड्स। यानी कि ये जो ट्रैक्टर है ये हमारा अंतिम वस्तु है ना? ये हमारे अंतिम वस्तु हैं, ये अंतिम वस्तु यानी कि फाइनल गुड्स है ये। क्लियर है? तो जब अंतिम वस्तुओं के मूल्य में से, यानी जब कुल मूल्य में से, टोटल कॉस्ट,
ये हो गया कुल मूल्य 16 लाख। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या हो गया? अगर मैं कहूं मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य तो कितना निकला? ये 6 लाख। क्यों निकला? मध्यवर्ती वस्तु क्या है? फाइनल चीज क्या निकला? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? इंजन। इंजन को बनाने के लिए क्या चाहिए? इस्पात। इस्पात को बनाने के लिए क्या चाहिए? इसका मतलब अगर ये तीनों चीज नहीं होंगे तो क्या ट्रैक्टर बनेगा? तो ट्रैक्टर हो गया अंतिम वस्तु, अंतिम फाइनल वस्तु, और ये तीनों क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु। तो कुल मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या हो गया? 0 + 1 + 5 इक्वल टू कितने हो गए? 6 लाख। जब कुल वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ, यानी कुल वस्तुओं के मूल्य या कुल मूल्य, वस्तुओं के कुल मूल्य, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितना आया? 16 लाख। टोटल कॉस्ट में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएटरीज गुड्स को माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएटरीज गुड्स के वैल्यूज को, उसके मूल्य को, उसके कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा? 6 लाख। यही होगा ना? ये नहीं होगा? 6 लाख को यहां पे क्या कर दिए हम लोग? माइनस कर देते हैं। ये 6 लाख को माइनस कर दिए, तो जब 6 लाख को माइनस कर दिए तो कितना निकला? 10 लाख। ये जो 10 लाख निकले, यही हमारा कहलाया GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो GVA सकल मूल्य संवर्धन क्या है? तो सिंपल शब्दों में, किसी भी वस्तु को बनाने में जो कुल मूल्य आता है, उसके कुल मूल्य में से जब मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाए तो जो मूल्य प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएगा? क्लियर हुआ यहां तक? तो टोटल मूल्य कितना हुआ? 16। उसमें से मध्यवर्ती कितने हुए? लौ इस्पात, लौ आयस्क, इस्पात और इंजन, ये 6 लाख मध्यवर्ती हुए। तो 10 में से 6 माइनस किए तो कितना हो गया? 10 लाख। 16 में से 6, ये 10 लाख क्या कहलाया? जीवीए कहलाया। अब देखिए, एक तरीका से तो ये रहा। अब वाई इट इज कॉल्ड जीवीए, इसका नाम जीवीए यानी वैल्यू एडेड क्यों किया गया? क्यों किया गया वो समझिए। 0 लाख से लेकर के 1 लाख के बीच में आपने कितना का वैल्यू ऐड किया? 1 लाख। यहां से यहां के बीच में आपने कितना वैल्यू एडिशन किया? इसको मैं ऐसे लिखता हूं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कितना हुआ यहां से यहां के बीच में? यहां से यहां मतलब लॉ एस्टे इस्पात बनाने में यहां तो 0 था और यहां 1, दोनों के बीच में वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा कितना हुआ? 1 लाख। अब यहां पे इंजन कितना है? 5 लाख। और स्टील कितना है? तो इन दोनों के बीच का वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 4 लाख। 1 लाख में कितना जोड़े कि 5 आया? 4 लाख। अब ये ट्रैक्टर का प्राइस कितना है यहां पे? तो इन दोनों के बीच में कितना का वैल्यू एडिशन हुआ? ये 5 और ये 10, तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए ना 5, ये 5 लाख हो गए। कौन सा? ये इन दोनों के बीच में, किसके? इंजन और ट्रैक्टर के बीच में। ये भी कितना हो गया? 5 लाख। तो अब टोटल वैल्यू एडिशन को जोड़िए। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू कितना निकला? निकल गया 10 लाख। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? वैल्यू एडेड मेथड। हर स्टेज पे हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं? तो आप इस तरीका से भी करेंगे तो भी 10 लाख आ रहा है। टोटल जोड़ेंगे तो 16, उसमें से भी मध्यवर्ती को माइनस कर देंगे तो भी 10। हर हाल में कितना आएगा? ये 10 लाख आ रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ गए? अब अगली चीजें ध्यान देंगे बारीकी से। ये जो 10 लाख निकला, ये किसका निकला? ये किसका निकला? ट्रैक्टर का। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक के टर्म में हम लोग कहेंगे जीवीए एट बेसिक प्राइस। जीवीए एट बेसिक प्राइस
ऑफ ट्रैक्टर, जीवीए एट बेसिक प्राइस ऑफ ट्रैक्टर इक्वल टू 10 लाख। यही हुआ ना। अब बेसिक प्राइस का मतलब क्या हुआ कि क्या अभी तक हमने इस पे टैक्स और सब्सिडी जोड़ा तो नहीं किया, टैक्स सब्सिडी का। इसका मतलब ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट। ये क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत, साधन लागत, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कारक लागत। क्यों कह सकते हैं इसे साधन लागत या कारक लागत? क्योंकि ये जो ट्रैक्टर आया अभी तक इसमें टैक्स और सब्सिडीज, तो ये हो गया हमारे जीवीए एट फैक्ट बेसिक प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर्स इक्वल टू 10 लाख। अब सपोज अगली चीज है, इस देश के अंदर मान लिया कि ये ट्रैक्टर का निकला, तो ये क्या निकला? जीवीए। लेकिन अब इसे हम क्या करेंगे? जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब जीवीए एट बेसिक प्राइस ऑफ ट्रैक्टर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? जीडीपी में। तो जीडीपी में, इसे जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए इसको, जीवीए को, ये हो गया पहला, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये हो गया पहला। दूसरा ये है जीवीए एट द रेट ऑफ क्या है? बेसिक प्राइस है ना, बेसिक प्राइस। एट द रेट ऑफ बेसिक प्राइस में क्या जोड़ेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को, क्योंकि बेसिक प्राइस मतलब क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ेंगे? बाजार मूल्य में लाने के लिए मार्केट प्राइस। कब आएगा ये? इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे। और तो जैसे ही इसमें हम लोग आय टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। नहीं समझिएगा तुरंत पूछिएगा। सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बनेगा जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। क्या बनेगा ये? जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइसेस दो बताया था जीडीपी का, एक स्थिर मूल्य पर और दूसरा चालू मूल्य। याद कीजिए सारा पीछा सब कुछ पढ़ा दिया है। एक कांस्टेंट प्राइस पे और दूसरा करंट मार्केट प्राइस पे। तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा जीडीपी एट द रेट करंट मार्केट प्राइस। क्या निकलेगा ये? करंट मार्केट प्राइस मतलब क्या? वर्तमान या चालू बाजार मूल्य। ये जीडीपी किस पे निकलेगा? चालू बाजार मूल्य पे निकलेगा। चालू बाजार मूल्य पे निकलेगा। याद कीजिए मैंने पिछली क्लास में बताया था इकोनॉमी एक ऐसा चीज है ना, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। एक क्लास अगर छूटा पूरी की पूरी रद्द हो जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जीडीपी को हम लोग ने दो तरीके से बताए थे, एक करंट ईयर याद कीजिए बताया था ना, और दूसरा बेस ईयर। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो जो बेस ईयर था उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। और जो करंट ईयर पे थे उसको हम लोग क्या बताए थे? नॉमिनल जीडीपी। बताया था ना। करंट वाला क्या बताया था? नॉमिनल जीडीपी। और बेस ईयर वाला। तो इसका मतलब जीबीए एट बेसिक प्राइस को हमने जो कन्वर्ट किया जीडीपी में, जीडीपी बाजार मूल्य पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ा? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना पड़ा, सब्सिडी को। लेकिन ये कौन सा जीडीपी निकला? ये करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस का जीडीपी निकला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? जीडीपी एट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्थिर। ये चालू मूल्य पर जीडीपी था, चालू मूल्य पर जीडीपी को स्थिर मूल्य पर जीडीपी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना भूलते हैं आप लोग। मुद्रास्फीति को घटाना पड़ेगा। पढ़ाया है ना क्लास में कि जब चालू मूल्यों बाजार मूल्यों में से मुद्रास्फीति को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? आधार वर्ष पे यानी कि स्थिर मूल्यों पर जीडीपी निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। क्या निकला? जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, एमपी। ये कांस्टेंट निकला कि करंट निकला? करंट है ये। उसमें से हमको निकालना क्या है? ये निकला क्या हमारे लिए?
करंट मार्केट प्राइस, उसमें क्या करेंगे, क्या माइनस करेंगे, मुद्रास्फीति। सब कुछ पढ़ा चुका है ये सब। अब मुद्रास्फीति को क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे। आप पिछली क्लास देखेंगे सारा चीज, इसलिए मैं कहा एकदम स्टेप बाय स्टेप में समझाते जा रहा हूं। इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। यही होगा ना, बेस ईयर पे जो भी होता है वो कांस्टेंट ही होता है। तो क्या निकल जाएगा, ये जीडीपी क्या निकलेगा, एट द रेट कांस्टेंट, यही निकलेगा ना, कांस्टेंट मार्केट प्राइस निकला। तो कैसे निकला कांस्टेंट, स्थिर मूल्य पे कब निकला, जब मुद्रास्फीति को। लेकिन जब हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, एनएनपी। तो ये अभी क्या निकला है, जीडीपी। तो पहले जीडीपी को आप किसमें तब्दील करेंगे, डायरेक्ट एनएनपी हो सकता है क्या, तो पहले जीएनपी में कन्वर्ट करेंगे। तो चौथा स्टेप, यही चीज भारत सरकार करती है। तो अब क्या करिए, क्या निकला, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। इसको किसमें तब्दील करेंगे, जीएनपी में। तो जीडीपी को जीएनपी में कब बदलते हैं, सब कुछ पिछला बताया है। जीडीपी को जीएनपी में कब कन्वर्ट करते हैं, जब जीडीपी में एक्स को जोड़ते हैं और एम को, बताया था ना, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस। यानी हमारे देश के लोग जो विदेशों में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक्स को जोड़ेंगे। और विदेशी लोग जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एलजी, सैमसंग, पेप्सी, कोका कोला प्रोडक्शन करते उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका मतलब हुआ चौथा स्टेप क्या होगा, जीडीपी एट द रेट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कांस्टेंट मार्केट प्राइस, सीएमपी। सी मतलब कांस्टेंट, करंट नहीं समझेंगे, करंट यहां से हट गया। कांस्टेंट मार्केट प्राइस, इसमें क्या जोड़ेंगे, एक्स को। एक्स मतलब हमारे देश के लोग जो बाहर उत्पादन कर रहे हैं, और बाहर के लोग जो यहां पे, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या निकलेगा, ये जीएनपी। कौन सा जीएनपी, जीएनपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो ये निकलेगा आपको जीएनपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, कांस्टेंट मार्केट प्राइस, स्थिर बाजार मूल्य पे। अब क्या, अभी ये, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एनएनपी में। तो ग्रॉस नेशनल में कब कन्वर्ट होगा, सकल को निवल में कब बदलते हैं, जब सकल में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या निकला हमारा, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जीडीपी, जीडीपी एक जीएनपी है ना, ये तो जीएनपी निकला ना। तो ये हो गए हमारे जीएनपी, जो यहां पे निकला, जीएनपी एट द रेट क्या निकला, कांस्टेंट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। तो अब क्या निकला, ये जैसे ही जी मतलब ग्रॉस, और ग्रॉस में से मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, निवल। तो यहां पे लिखेंगे एन, एन मतलब नेट यानी निवल। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो रहेगा सेम टू सेम उतार देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन। उसके बाद फिर क्या है, ये दोबारा जी तो कन्वर्ट हो गया एन में। उसके बाद क्या बचा, एन पी। तो यहां पे लिख देंगे एन पी। उसके बाद क्या है, एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो ये हो जाएगा एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अब जो निकला हमारा, क्या निकला, एन एन पी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल तो मैं किया वही काम भारत सरकार करती। क्लियर है। लेकिन ये जो निकला कैसे निकला, किसका जी राष्ट्रीय आय निकला, ट्रैक्टर का। पर क्या देश में सिर्फ ट्रैक्टर ही उत्पादन होता, देश में ये पैनल जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पैनल की प्रोडक्शन हो रहा है, ये कैमरा हो रहे हैं, ये फैन हो रहा है, ये पेन हो रहा है,
आप कपड़े पहने वो कपड़े हो रहे हैं, मोबाइल हो रहा है, किसान दाल गेहूं चावल उत्पादन कर रहा है। तो जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, या फिर वो सर्विस सेक्टर हो, वॉट एवर मे बी प्रोड्यूस्ड आइदर इट मे बी द प्राइमरी सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर और द टर्सरी सेक्टर्स, all these three sectors whatever is produced it may be the summations of all products। तो एक ट्रैक्टर का उत्पादन था, हो सकता है एक पेन का उत्पादन हुआ, हो सकता है एक मोबाइल का उत्पादन हुआ, हो सकता है एक पोडियम का, जिस पोडियम पे है उस पोडियम का, हो सकता है इस पैनल का उत्पादन हुआ। जब इन सारी चीजों के उत्पादन हुए, तो जैसे अगर एक वस्तु का निकाले तो ट्रैक्टर, इसी तरह देश में जितनी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, समेशन, यानी सबका जोड़। अब यहां पे एक वस्तु था तो ट्रैक्टर लिख दिए, अब यहां पे क्या कर देंगे, जीवीए एट द बेसिक प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्शन या ऑल गुड्स। अंतर समझे? अभी क्या किया मैंने, एक का, लेकिन जैसे ही मैंने इसका सिंबल चेंज किया, क्यों किया मैंने इसका सिंबल चेंज, क्योंकि बहुत सारी चीजें उत्पादन हो रही है। तो जब सारी चीजें उत्पादन हो रही है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, GVA एट द रेट बेसिक प्राइस ऑफ, जो ट्रैक्टर है उसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, बेसिक प्राइस ऑफ ऑल गुड्स ऑल प्रोडक्शन। क्या तो पूछे कि सर ऑल प्रोडक्शन मतलब क्या, तो आप सब कुछ कह देंगे, किसका किसका, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, यानी तीनों क्षेत्र में जो भी उत्पादन किए उन सारे जीवीए को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सारे वस्तुओं का जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। लेकिन अभी तक वो जीडीपी, तो जब तक कंपनी उत्पादन किया बाजार में नहीं गया तब तक वो क्या है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है ना, जीवीए। और जैसे ही वो बाजार में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो जीडीपी। तो जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर है, पहला अंतर, सर जीवीए में कहीं पर भी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का प्रयोग, लेकिन जीडीपी जैसे ही आएगा, इसका मतलब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो, जैसे ही जीवीए में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े, सब्सिडी माइनस की, क्या बन गया, जीडीपी। कौन सा जीडीपी, करंट वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, कांस्टेंट में। कांस्टेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन्फ्लेशन। तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जीएनपी में। जीएनपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, भारतीयों की आय जो विदेशों में उसको जोड़ेंगे और विदेशी आय जो भारतीय में उसको माइनस करेंगे। तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। वो जीएनपी का निकला, अब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एनएनपी में। और जैसे ही एनएनपी निकला वही बन गया देश का। यही है प्रोडक्शन। तो जीवीए और जीडीपी में पहला चीज है, जीवीए सप्लाई साइड को डिनोट करेगा, है ना, आपूर्ति को डिनोट करेगा, सप्लाई इन कौन कर रहा है, कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है। और जीडीपी किसको डिनोट करेगा, डिमांड साइड को। क्यों डिमांड, मान लिया कंपनी ने बनाया लेकिन सरकार ने ज्यादा टैक्स लगा दिया तो कोई नहीं खरीदा, तो कोई नहीं खरीदेगा तो बिकेगा क्या। इसका मतलब जैसे ही वो जीडीपी आएगा तो क्या आ जाएगा, वो डिमांड साइड। जब तक जीवीए है तब तक सप्लाई साइड। जीवीए है मतलब प्रोड्यूसर, जीडीपी है मतलब कंज्यूमर। क्लियर है ना, तो समझ गए उत्पादन विधि क्या है। तो अब तो थोड़ा सा ऊपर में जगह छोड़िए और इसको सेम टू सेम उतारिए, पहले तो एकदम स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम उतारिए। जहां पे ऐसे है ये सब चीज को खाली हटा दीजिएगा और बाकी सारा को उतार लीजिएगा। और फिर वो जो फिगर बनाया था स्टील इस्पात वाला, उसके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा जगह ऊपर में, क्योंकि उस फिगर को दोबारा तो मिटा दिया मैंने ना, उसको बताऊंगा पहले। हाँ, सिग्मा तो देंगे। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, ये समेशन, सबको जोड़ देना। तो क्यों समेशन कर रहे हैं हमको ये बताइए ना। क्योंकि सर हमने जब एक प्रोडक्ट निकाला था ट्रैक्टर, तो समेशन क्या आवश्यकता, क्योंकि उसका एक वस्तु का हमने राष्ट्रीय आय निकाला, एक वस्तु का जीडीपी निकाला। पर देश में एक ही चीज तो नहीं हो रहा है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, सेवा क्षेत्र में हो रहा है, इंडस्ट्री में। तो जब सबको जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, सबका समेशन हो जाएगा। ऊपर का थोड़ा सा जगह छोड़िएगा, वो जो फिगर बनाए थे ना लॉ एस इस्पात, उसको बनाना जरूरी है ताकि आप समझ सकें। लोग पढ़ तो लेते हैं राष्ट्रीय उत्पादन विधि, लेकिन उत्पादन विधि है क्या चीज, कैसे निकलता है, ये आप सीखे होंगे।
स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। सीएमपी मतलब कांस्टेंट मार्केट प्राइस है। जीवीए एट द रेट बेसिक प्राइस, ठीक है, प्लस बेसिक प्राइस मतलब जो कंपनी का उत्पादन लागत वाला मूल्य यानी कारक लागत वाला, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में लिखा आई टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, आप लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायिकी। भारत में इसी विधि का प्रयोग अभी किया जा रहा है वर्तमान में। पिछले 5 सालों से जो भारत सरकार निकाल रही है राष्ट्रीय आय, वो इसी विधि से निकाल रही है। लखन कह रहे हैं सर वीडियो क्लास अपलोड करवाइए, हो तो आप सर को बोल के करवाइएगा ना, कौन कौन सा, मुझे क्या पता कौन सा अपलोड हुआ है कौन सा नहीं। आप लोग एक बार कॉल करके पूछिए क्या अपलोड हुआ है क्या नहीं अपलोड हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक पेपर भी, एक क्लास भी अगर नहीं समझ में आएगा तो अगला कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, सारे क्लासेस एक दूसरे से लिंक है, एक भी बीच में गैप किए तो फिर अगला समझ में नहीं आएगा। अगर आपको जीडीपी पता होगा तो जीवीए कैसे निकालेंगे? अगर आपको जीडीपी पता होगा तो जीवीए कैसे निकालेंगे? जीवीए पता था तो उसको जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए थे? जीवीए पता था, उसको कन्वर्ट किए जीडीपी में, क्या किए कन्वर्ट करने के लिए? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़े असाइड सब्सिडी को। तो अगर आपको जीडीपी पता है और उसको कन्वर्ट करना है जीवीए में तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे सब्सिडी को। गुड। इसको क्या बोले? उत्पादन विधि। देखिए जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सब में इसको यूज करते हैं। पेन बनाए तो होगा, ट्रैक्टर बनाए तो हुआ, मार्कर बनाए तो हुआ, चाहे धान गेहूं उपज रहा है तो होगा, जिस भी नामी प्रोडक्शन यानी सबके उत्पादन पे, चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो चाहे द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, तीनों क्षेत्र के उत्पादन जितने भी हुए सबका क्या निकालेंगे? जीवीए। और सारे जीवीए को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा जीवीए, यानी सारे जीवीए का समेसन। वो जो निकलेगा, अगर मान लीजिए सारे जीवीए का समेसन यहाँ पे 200 करोड़ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? जीवीए 200 करोड़। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? जीडीपी में। हो गया ना? अब जो पहले वाला फिगर बनाया था उसको उतारना जरूरी है, तब उसके समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसा था। इसको मिटा दूं मैं, उतार लिया आप। तो पहला चीज हमने क्या किया था कि एक, ये क्या है? लॉ अयस्क। ये लॉ अयस्क है, लॉ अयस्क यानी आयरन ऑर्स, आयरन एंड ऑर्स। दूसरा चीज क्या था?
इस्पात, इस्पात। पहला है लॉ एस आयरन ओर्स, दूसरा इस्पात यानी स्टील, तीसरा क्या बना हमारा इंजन, इंजन, और चौथा चीज क्या बन गया हमारा ट्रैक्टर। लॉ एस को बनाने का कॉस्ट क्या लगा, कॉस्ट 0 रुपीस। इस्पात को बनाने का कॉस्ट कितना लगा 1 लाख, 1 लाख रुपीस। इंजन को बनाने का कॉस्ट कितना लगा 5 लाख रुपीस, और ट्रैक्टर को बनाने का कॉस्ट कितना लगा 10 लाख रुपीस। तो फिर यहां पे टोटल कॉस्ट, कुल मूल्य, कुल मूल्य, टोटल कॉस्ट, टोटल टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो गया 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 16 लाख। अब 0 से लेकर के इनके और इनके बीच में वैल्यू कितना ऐड किया 1 लाख। बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे जैसा मैं करता जा रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए बाद में। वैल्यू एडिशन, हर स्टेज पे वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 लाख। यहां से यहां के बीच में कितना वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड किए 4 लाख, और यहां से यहां के बीच में कितना वैल्यू ऐड किए 5 लाख। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ 10 लाख। ये 10 लाख क्या कहलाया CVA एट द रेट बेसिक प्राइस इसका ऑफ ट्रैक्टर। चूंकि हम लोग ट्रैक्टर बना रहे हैं, बन गया ट्रैक्टर। तो अब इसी को लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट हुआ 16 लाख, और यहां से यहां तक पूरा क्या कहलाया इंटरमीडिएट गुड्स कहलाए ना। यहां से लेके यहां तक ये पूरे क्या कहलाए मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं। तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट कितना है, तो जीवीए बराबर क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो जो भी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना हो गया, तो टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 16 लाख क्या रुपीज 16 लाख माइनस 6 लाख, तो कितना निकला 10 लाख। देखिए दोनों तरीका से मैं निकाल के दिखा दिया। ऐसे भी निकालेंगे तो भी 10 लाख आया, ऐसे निकालेंगे वैलिडेशन तो भी 10 लाख है। ये जो 10 लाख है, इसी 10 लाख में हम लोग क्या करेंगे 10 लाख GVA एट द रेट बेसिक प्राइस ऑफ ट्रैक्टर। ये तो एक ट्रैक्टर था इसलिए समेसन नहीं किए, नहीं किए समेसन पे सिंबल, लेकिन जैसे ही देश के हर एक सामान रहेगा तो फिर सबको जोड़ देंगे। बेसिक प्राइस ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, तो सिंपल शब्दों का कहीं पे मूल्य जीवीए से आप क्या समझते हैं, सकल मूल्य संवर्धन से क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो कुल लागत आती है उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को जब घटा दिया जाए, कुल उत्पादन लागत कितना आया, उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को घटा दिया जाए तो जो मूल्य प्राप्त, जो राशि प्राप्त होती है वही। दूसरे शब्दों में और एक लाइन और कह सके, किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो अंतिम वस्तु का मूल्य है वही ना, वही क्या है
लेकिन वो डेफिनेशन अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें हम लोग मध्यवर्ती का जिक्र क्लियर है। आगे बढ़ू, बता दूं इसे। तो बताइए, अगर उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय निकालना होगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब आप लोग बताइए, सबसे पहले क्या निकालेंगे? जीवीए निकालेंगे। एक वस्तु का, एक वस्तु का क्या करेंगे? एक वस्तु का जीवीए। लेकिन अगर बहुत सारे वस्तु रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ऑल जीवीए, जितना भी उत्पादन है सबको जोड़ना होगा। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? इस जीवीए को कन्वर्ट करेंगे जीडीपी में, यानी ये कन्वर्ट होगा जीडीपी में। लेकिन जीडीपी तो दो होता है, कौन कौन सा? एक करंट मार्केट प्राइस पे और दूसरा कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। तो सबसे पहले चीज हमारा क्या निकलेगा? ये वाला करंट मार्केट प्राइस। तो कैसे निकलेगा? इस जीवीए में क्या जोड़ेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तो क्या निकलेगा इससे? जीडीपी एट, इस जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस को किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो कैसे कन्वर्ट होगा? जब ये निकलेगा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस में क्या करेंगे? मुद्रास्फीति को माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? जीएनपी में। तो जीएनपी में कब कन्वर्ट होगा? जीडीपी जीएनपी में कब बदलता है? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? जब हमारे देश के लोग जो विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं उसको जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? जीडीपी एट क्या? कांस्टेंट मार्केट प्राइस। इसमें क्या जोड़ेंगे? हमारे देश के लोग जो हमारी, अगर हमारा रिलायंस, हमारा टाटा, हमारा इंडियन ऑयल, हमारा ओएनजीसी, हमारा स्टेट बैंक अगर दूसरे देश में कुछ कर रहा है उत्पादन, तो उसको इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन अगर विदेश के एलजी, सैमसंग, पेप्सी, कोको कोला यहां पे कर रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। तो माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? जीएनपी। फिर क्वेश्चन उठा कि सर जीएनपी भी तो दो होता है, तो कौन सा जीएनपी होगा ये? क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं कांस्टेंट का, तो ये जीएनपी हो जाएगा कांस्टेंट मार्केट प्राइस का। लेकिन अभी तक तो वो एनएनपी बना नहीं। जब तक एनएनपी नहीं बनेगा तब तक तो राष्ट्रीय आय हो नहीं सकता। तो फिर राष्ट्रीय आय के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इस जीएनपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस में क्या करेंगे कि एनएनपी आएगा? जी मतलब ग्रॉस। तो ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए क्या करते हैं? मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। तो माइनस क्या कर देंगे? मूल्यह्रास। यही करेंगे ना। तो मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही ग्रॉस में से यानी सकल में से मूल्यह्रास गया तो ये क्या लिखाएगा यहाँ पे? एन मतलब नेट। और इसके बाद जैसा रहेगा सेम टू सेम क्या करेंगे? उतार देंगे। तो एनपी एट द रेट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, यही क्या है? देश का नेशनल इनकम है। जब स्थिर मूल्य पे, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम निकलेगा तो उसे कहते हैं हम लोग देश का रियल नेशनल इनकम, देश का वास्तविक राष्ट्रीय आय। जैसे जीडीपी का होता है ना, जीडीपी कांस्टेंट पे निकालते हैं तो रियल जीडीपी, उसी तरह राष्ट्रीय आय को जब कांस्टेंट पे निकालेंगे तो वो देश का रियल नेशनल इनकम। चलिए अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में, कल तो क्लास नहीं होते हैं, होते हैं 5 डेज होते हैं ना। तो अगला क्लास हम लोग जब करेंगे तो उसमें करेंगे हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इससे कुछ पूछना है देख लीजिए। और मैं बार बार कहता हूं, नहीं समझिए पूछिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार समझाऊंगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझाऊंगा, पर गलत नहीं समझने का है। गलत समझेंगे
कॉन्सेप्ट कभी बिल्डअप नहीं हो पाएगा। हाँ बताइए ना। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, X माइनस M इक्वल टू NAIFA कहलाता है। मतलब जब आप कहते हैं ना GDP प्लस X माइनस M, तो X मतलब क्या, हमारे देश के लोग जो, और M मतलब विदेशी लोग जो, तो ये जो X माइनस M है ना, इसी को हम लोग कहते हैं N नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, यही हो गया है NFI क्या, ठीक है। आप इसको चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू GNP, या आप लिख सकते हैं GDP प्लस X माइनस M इक्वल टू GNP। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, NF, ठीक है। चलिए थैंक यू। और कुछ पूछना है किसी को? वो तो बताऊंगा अभी राष्ट्रीय आय में किसको शामिल करते हैं, जिससे सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज, जैसे मान लिया अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं वो शामिल नहीं होंगे, जो पुरानी चीजें वो शामिल नहीं होती, आप अपने घर में काम करते हैं तो वो शामिल नहीं